गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज की ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश सब्जेक्ट से टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। ये एक मॉक टेस्ट होगा और इसी तरीके के मॉक टेस्ट मैं पहले 2 वीडियोस में डाल चुका हूँ और मेरा प्लान है कि मैं एटलीस्ट 50 इसी तरह के मॉक टेस्ट डालूँ ताकि इंग्लिश सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले जो पीजीटी, टीजीटी या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनकी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हो सके। लेकिन अपने इस प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपको लगता है कि आपकी टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट इंग्लिश सब्जेक्ट से जो भी आप कर रहे हैं, उसमें यदि मेरी वीडियोस कुछ भी हेल्प आपको देती हैं और आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि ये आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं हैं। यदि हैं तो मैं इनको आगे बढ़ाऊँगा और यदि नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे एक बार ज़रूर बता दीजिए कि सर आपका एफ़र्ट बेकार जा रहा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैं अपना ये यूज़लेस जो एफ़र्ट है मेरा, मैं इसे रोक दूँगा और आगे वीडियो इस टॉपिक पर नहीं बनाऊँगा। और एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपको ये लगता है कि वीडियोज़ को और थोड़ा अगर इस तरह से इम्प्रूव कर लिया जाए तो ये कुछ हेल्पफुल हो सकती हैं। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि जिस तरह से मैं क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शंस को पढ़ता हूँ, तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि सर आप जो ऑप्शन पढ़ते हैं उनमें टाइम ज़्यादा लग जाता है और इसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है या वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है, तो इन्हें आप रोक दीजिए। कुछ और तरीके से आप डायरेक्ट आंसर बताइए। अगर इस तरह के कुछ सजेशंस आपके हैं तो प्लीज़ ज़रूर आप दीजिए कमेंट में। आप सही महसूस कर रहे हैं तो अच्छे, अगर नहीं महसूस कर रहे हैं तो आप उसको बताइएगा। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स में इंटरेस्ट लूँगा और उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना आगे का एफ़र्ट डालूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आगे हम इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव लाइन्स ऑफ वर्स राइमिंग टुगेदर यूजुअली इन द सेम मीटर। व्हाट इज इट? क्या बनेगा? मेरे विचार से आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए हैं। ऑप्शन मैं पढ़ रहा हूँ: ट्रिपलेट, स्टेंजा, कपलेट, नन ऑफ दोज। कपलेट ये हमारा बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अब्राहम काउले इन्वेंटेड द मेट्रिकल फॉर्म। अब्राहम काउले ने कौन सी फॉर्म का इन्वेंट किया था? अब्राहम ओड, कावलियन ओड, हॉरेशियन ओड या नन ऑफ दीज? तो उन्होंने दिया था कावलियन ओड। क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्टिकल इन क्रिटिसिज्म ऑफ ए लिटरेरी वर्क इज नॉन एज। एक लिटरेरी वर्क पर क्रिटिसिज्म में लिखा हुआ एक आर्टिकल क्या कहलाता है? क्रिटिक, क्रिटिसिज्म, इंटरप्रिटेशन, डिनोमेंट। तो ये कहलाता है भाई क्रिटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अ सीजरा इज अ। सीजरा क्या है? पॉज, सिलेबल, स्ट्रेन, एक्सेंट। तो ये बनता है पॉज। सीजरा इज ए पॉज। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज पोइटिक लाइसेंस? पोइटिक लाइसेंस क्या कहलाता है? किसे कहते हैं पोइटिक लाइसेंस? इसमें देखो 4 ऑप्शन है, चारों को पढ़ूंगा तो फिर लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ पोइटिक लाइसेंस क्या होता है। पोइटिक लाइसेंस होता है, ऑप्शन जा रहा है सी, लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोइट्री। यानी पोइट्री लिखते समय एक पोइट को एक इस तरह की ऑथोरिटी या एक स्वतंत्रता दे दी जाती है कि आप थोड़ा बहुत इधर उधर लैंग्वेज की कंस्ट्रक्शन को या लैंग्वेज की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को आप चेंज कर सकते हैं, केवल राइम बनाने के लिए या पोएम को बढ़िया बनाने के लिए, और दैट इज नोन एज पोइटिक लाइसेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड। अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट, ये तो अपने आप से समझ में आ रहा है क्या कहलाता है? आई स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एपिफेनी, नेगेटिव कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटी। तो ये आता है ऑप्शन ए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मीन्ट बाय कैथारसिस? कैथारसिस का क्या मतलब होता है? देखिए कैथारसिस क्या होता है? कैथारसिस होता है जब कोई एक ट्रेजिडी या ट्रेजिक कोई वर्क पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, जस्ट लाइक कोई ट्रेजिक मूवी आप देख रहे हैं, तो मूवी को देखने के बाद में जो रीडर्स पर या ऑडियंस पर जो भी उसका इफेक्ट आता है और देखने से जो प्रभाव आता है, ट्रेजिक इफेक्ट, दैट इज नॉन कैथारसिस। और इसको एक वर्ड और, चलो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ट्रेजिक फ्लॉ इन द एंटागोनिस्ट, नहीं। ट्रेजिक फ्लॉ इन द प्रोटैगोनिस्ट, नहीं। फॉल्स स्टेप टेकन सिन डार्क, नो। परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, ये होता है जी आपका डी, कैथारसिस।
8 देखते हैं। द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज, दो वर्ड आते हैं यहाँ, एक यूटोपिया एक डिस्टोपिया। तो डिस्टोपिया क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। प्लीजेंट इमेजनरी वर्ड, अनप्लीजेंट रियल वर्ड, प्लीजेंट रियल वर्ड, अनप्लीजेंट इमेजनरी वर्ड। देखिए अनप्लीजेंट इमेजनरी वर्ड कहलाता है डिस्टोपिया, और यदि प्लीजेंट इमेजनरी वर्ड क्या कहलाता है, वो कहलाता है यूटोपिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑफ टू काइंड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल एंड सेकंड वन इंटरनल। सीधा सा मतलब बनता है, ऑप्शन में दे रहा है इंटरनल, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एक्सटर्नल, तो इंटरनल। चलिए ऑप्शन आता है इसका। क्वेश्चन नंबर 10। डिनोटेशन मीन्स, डिनोटेशन और कॉननोटेशन। चलिए डिनोटेशन क्या कहलाता है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अ लिटरल और प्राइमरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड, एक वर्ड का प्राइमरी मीनिंग कहलाता है डिनोटेशन, या नॉन एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड, सी आयरनिकल मीनिंग, डी सेकेंडरी मीनिंग। तो डिनोटेशन क्या कहलाता है, सेकेंडरी मीनिंग, और जो कॉन्नोटेशन कहलाता है वो कहलाता है प्राइमरी मीनिंग या डिक्शनरी मीनिंग। ठीक है, चलिए 11 हम लेते हैं। अ फीलिंग और आइडिया दैट इज सजेस्टेड बाय द पर्टिकुलर वर्ड एट ऑल टुगेदर, इट need not be a part of the word's meaning or something suggested by an object or situation, especially in a play। क्या कहलाता है, connotation, denotation, explanation, interpretation। अभी हम बात कर रहे थे connotation। चलिए 12 में क्या आता है भाई, a sudden and surprising action or turn of events, सडन एंड सरप्राइजिंग एक्शन और टर्न ऑफ इवेंट्स क्या कहलाता है। ए मेलोडी, कोप द थिएटर, एबिनिशियो, मेलोड्रामा। कोप द थिएटर, ये ऑप्शन जाएगा बी। 13 अ डॉट डॉट इज अ लिटरेरी डिवाइस फीचरिंग टू कंसेक्यूटिव लाइंस ऑफ पोइट्री दैट टिपिकली राइम एंड हैव द सेम मीटर। ये पहले भी आ चुका है। टू कंसेक्यूटिव लाइंस है पोइट्री की और टिपिकली राइमिंग बनाती हुई हैं सेम मीटर में, तो वो क्या कहलाता है, ट्रिपलेट, स्टेंजा, कपलेट एंड क्वार्ट्रेन। कपलेट आप सब जानते हैं। 14 what is the figure of speech when the real meaning is exactly the opposite of that which is expected by words apparently। किसी का मीनिंग कुछ और है लेकिन मतलब शाब्दिक अर्थ कुछ और है, लेकिन उसके अंदर का जो छुपा हुआ रियल मीनिंग है वो कुछ और है, बिल्कुल अपोजिट है, तो वो क्या कहलाता है, सैटायर, आयरनी, ऑक्सीमोरन, नन ऑफ दीज। देखिए ये कहलाता है आयरनी। आयरनी, आयरनी को आप ऐसे मान सकते हैं कि यदि आप क्लास में टीचर हैं और आप एक बहुत ही पुअर बच्चे से कहना चाहते हैं और उसका एक तरीके से मजाक कर रहे हैं, उसका अलग कर रहे हैं, अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे हैं, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जबकि आप भी जानते हैं, बच्चा भी जानता है और भी लोग जानते हैं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो बहुत पुअर है, बहुत केयरलेस है, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं हाँ आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, दैट इज आयरनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस इज, शेक्सपियर का बर्थ प्लेस क्या है, देखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, दो ऑप्शन इसमें एक जैसे लग सकते हैं। ए स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, स्ट्रैटफोर्ड चर्च, वेस्टमिंस्टर एबे, और स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। ऑन एवन और या अपॉन एवन, इस चीज़ को देखिए, वैसे तो अगर दोनों में से कोई सा भी आ जाता, अगर एक आता है तो आप दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अपॉन एवन भी और ऑन एवन भी, लेकिन अगर दोनों आ जाएं तो आपको अपॉन एवन के साथ जाना है, दिस इज एग्जैक्ट। हाँ एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बता दूं कि जो है स्ट्रैट अपॉन एवन है वो इसके गांव का नाम है, और स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन जो है ये उसका डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, चलिए तो अपॉन एवन को साथ जाना ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 16। what is the figure of speech has been used in all the perfumes of Arabia cannot sweeten this little hand। अरब की सारी परफ्यूम एक छोटे से हाथ को मधुर नहीं बना सकती है, स्वीट नहीं बना सकती है, सुगंधित नहीं कर सकती है। ये क्या लाइन है भाई, बहुत बड़ा चढ़ा के बोल दिया है। तो क्या बनेगा, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल और एपोस्ट्रॉफी। हाइपरबोल के साथ हम जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। शेक्सपियर वॉज बरिड इन द चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन ऑल्दो हिज मोनूमेंट वॉज इरेक्टेड इन। देखिए उसको दफनाया तो गया था हॉली ट्रिनिटी चर्च में, लेकिन उसका जो मोनूमेंट बनाया गया था वो कहाँ पर बनाया गया था, वो सभी विद्वानों के साथ बनाया गया था, और वो कहाँ पर है, देखिए वेस्टमिंस्टर एबे, ग्लोब थिएटर,
न्यू प्लेस नन, तो ये जाता है वेस्टमिंस्टर एबे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय, लाइफ ऑफ मिल्टन किसने लिखा है? देखिए, मिल्टन के लाइफ पर वर्ड्सवर्थ ने भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी थे मिल्टन के जीवन से, लेकिन लाइफ ऑफ मिल्टन नाम का जो वर्क लिखा है वो किसने लिखा है? ए सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, चार्ल्स लैम्ब, जॉन ड्राइडन, तो ये जाता है भाई सैमुअल जॉनसन, ए। 19, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्टीज, सैमसन एगोनिस्टीज जो कि मिल्टन के द्वारा लिखा हुआ क्लोजेट ड्रामा है, तो ये और इसको क्या बोला जा सकता है? वर्स प्ले, एपिक, लिरिकल ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, ये कहला सकता है वर्स प्ले। चलिए आगे आता, पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन 1667 इन लंदन, हु वाज इट्स पब्लिशर? पैराडाइज लॉस्ट को 1667 लंदन में पब्लिश किया गया, लेकिन पब्लिशर कौन थे भाई? सैमुअल सिमंस, एंड्री सिमंस, ड्यूटन एंड्रयूज, लॉरेंस स्टर्न, तो ये था ऑप्शन ए सैमुअल सिमंस, सैमुअल सिमंस ने इनको पब्लिश किया था। 21 हम यूज करेंगे। 21 क्वेश्चन देख रहे हैं, जॉन डन लेटर बिकेम इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड, भाई क्या बने थे ये? मिनिस्टर बने थे, क्लरिक बने थे, पोप बने थे, सेंट बने थे, तो क्या बने थे ये? देखिए क्लरिक बने थे, और क्लरिक भी एक पादरियों की एक उपाधि होती है जैसे कि क्लेरजी मैन, ठीक है, तो ये क्लरिक बने थे। आगे 22, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ पोप बिगेन्स विद द लाइन्स, कौन सी पोएम शुरू हुई है भाई इन लाइनों से? क्या बात, कौन सी लाइन है? नो देन दाई सेल्फ, प्रेशर नॉट गॉड टू स्कैन, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन इज मैन, तो ये क्या है भाई? मैन, मैन काइंड इज मैन, मैन 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 पर बहुत ज़्यादा बात जा रही है, देख लेते हैं। चलो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, ओड ऑन सॉलिट्यूड, ओड फॉर म्यूजिक, द कोर्ट बैलेड, एसे ऑन मैन, तो ऑप्शन जा रहा है भाई एसे ऑन मैन, डी। क्वेश्चन नंबर 23, विच पोएम ऑफ पोप द फॉलोइंग लाइन्स फॉर्म ए पार्ट ऑफ, कौन सी लाइन है भाई? क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स yet a prey to all, sole judge of truth in the endless error heard, the glory jest and riddle of the world। इसके लिए क्या ऑप्शन जा रहे हैं? ऑप्शन है 4, ओड ऑन सॉलिट्यूड, ओड फॉर म्यूजिक, ओड, द कोर्ट बैलेड, एसे ऑन मैन, ये भी एसे ऑन मैन पर ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एज कंपेयर टू एसाइड, मोनोलॉग स्टैंड्स आउट फॉर इट्स, देखिए एसाइड हो गया, मोनोलॉग हो गया, सॉलिलॉकी हो गया, ये कुछ एक जैसी लगती हैं, लेकिन एसाइड जो होता है वो एसाइड के मुकाबले, एसाइड की कंपेरिजन में मोनोलॉग किस तरीके से अपने आप को डिफरेंट करता है? तो क्या आता है भाई? लेंथ एंड रिलेटिव कंप्लीटनेस के साथ, कंप्लीट एंड शॉर्ट फॉर्म, लेंथ एंड इनकम्प्लीटनेस, नन ऑफ दीज। मोनोलॉग के साथ क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? लेंथ एंड रिलेटिव कंप्लीटनेस में जाता है मोनोलॉग। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन इन द एंड ऑफ एनी लिटरेरी वर्क द गुड गेट्स द रिवार्ड एंड द बैड वन इज पनिश्ड, विच टर्म इज यूज्ड? मेहनत को रिवॉर्ड दिया जाता है और बुराई को पनिश किया जाता है, इसका मतलब क्या कहलाता है? ये कहलाता है भाई पोएटिक जस्टिस या रिपर्टी, ओनोमेटोपोइया या एपोस्ट्रॉफी, ये कहलाता है पोएटिक जस्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जॉन कीट्स ओड टू ऑटम इज ए डॉट डॉट ओड, जॉन कीट ने लिखा है ओड टू ऑटम, और ये किस प्रकार का ओड है? पिंडारिक ओड है, हॉरेशियन ओड है, कॉवलियन ओड है, नन ऑफ दीज एबव है, तो ये जाता है भाई जो कीट्स के ज़्यादातर जो ओड हैं वो हॉरेशियन ओड हैं, तो ये कहलाता है हॉरेशियन ओड। 27, द टर्म बर्जियोइस ड्रामा describes a genre of dramatic literature which deals with the social problems of, जो बर्जोइस ड्रामा होते नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि बर्जोइस का मतलब है मिडिल क्लास, और जो मिडिल क्लास की लाइफ को या सोशल लाइफ को दर्शाता है वो कहलाता है आपका बर्जोइस ड्रामा। चलिए पहला इसमें ऑप्शन है मिडिल क्लास को मैंने आपको डायरेक्ट ऑप्शन दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, द मोस्ट सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर ऑफ द हॉरेशियन एपिस्टल वाज, हॉरेशियन एपिस्टल का जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर रहा है या सबसे ज़्यादा अच्छा राइटर रहा है जिसने लिखा वो कौन सा है? पोप,
कीट्स, सेली, एरियोस्टो। तो क्या कहलाएगा भाई? ये पोप हैं हमारे, जिन्होंने हॉरेशियन एपिस्टल को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। ह्यूमर स्टैंड्स फॉर कॉमिकल सेंसिबिलिटी इन पीपल एंड सिचुएशंस। जो ह्यूमर हम कहते हैं, ह्यूमर क्या है? वो पीपल एंड सिचुएशन में एक कॉमिकल सेंसिबिलिटी है, और सच इनहेरेंट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेंसिबिलिटी मे बी। और ये किस किस तरह की हो सकती है सेंसिबिलिटी? विजुअल हो सकती है, वर्बल हो सकती है, इवेंट्स हो सकती है, ऑल ऑफ द एबव। तो ये जाएगा भैया ऑल द एबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। मोनोलॉग इज डिस्टिंगाइज्ड फ्रॉम सॉलिलॉकी बाय द फैक्ट दैट इट इज। जैसा भी मैंने बताया था कि मोनोलॉग, सॉलिलॉकी और एसाइड ये लगभग एक जैसे प्रतीत हो सकते हैं कहीं हद तक, लेकिन मोनोलॉग किस तरीके से सॉलिलॉकी से अलग है वो आपको बताना है। नॉट एड्रेस टू समवन, एड्रेस टू समवन, एड्रेस टू वन सेल्फ, नन ऑफ द एबव। देखिए जो मोनोलॉग है, मोनोलॉग इज एड्रेस्ड टू समवन। बी ऑप्शन में जाता है कि मोनोलॉग में किसी को संबोधित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। विच पोएम ऑफ पोप द फॉलोइंग लाइन्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ? क्या? गो, टीच इटर्नल, विजडम हाउ टू रूल, देन ड्रॉप इन टू दाई सेल्फ एंड बी अ फूल। ये कौन सा है भाई? ये वाली जो लाइन है वो भी आपका जाता है एसे ऑन मैन, एसे ऑन मैन, जबकि ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, मैंने ऑप्शन नहीं बोला। चलिए और क्वेश्चन नंबर जाता है 32। क्वेश्चन 32 है, हु व्हाट डू लाई कवर्ड एलिवेटेड लैंड अंडरनीथ द ट्री एंड ग्रास। तो क्या है भाई इसमें? एनिमल्स, डेड पीजेंट्स इन द ग्रेव्स, गोल्ड एंड सिल्वर ऑफ स्प्रिंग। इसमें भाई डेड पीजेंट्स इन ग्रेव्स, डेड पीजेंट्स मरे हुए किसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। हु विल नॉट गेट अप फ्रॉम द इटर्नल स्लीप ऑन लिसनिंग द राइटर ट्विटर ऑफ बर्ड्स एंड कुक्स कॉक्स सिरिल क्लेरियन। तो क्या मतलब है भाई कौन नहीं उठेगा? तो कौन है भाई इसमें? ऑप्शन पीजेंट्स, बी पोइट्स, एनिमल्स, डेड पीजेंट्स इन द ग्रेव। तो ये आएगा भैया डेड पीजेंट्स इन द ग्रेव, सेम जो पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 34। अकॉर्डिंग टू पोएम एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, हाउस वाइफ्स वुड नॉट बी बिजी कुकिंग मील्स फॉर देम बिकॉज दे। क्या है भाई? आर स्टिल इन्फेंट्स, आर येट टू बी बॉर्न, आर वेटिंग फॉर सम गेस्ट, आर इन देयर इटर्नल स्लीप। तो ये जाएगा डी, आर इन देयर इटर्नल स्लीप, अपनी गहरी अनंत समय तक चलने वाली नींद में सोए हुए हैं। चलिए रिटन इन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये बहुत पॉपुलर पोएम है। 35 क्वेश्चन देखते हैं। स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, हु इज़ द स्टर्न डॉटर? स्टर्न डॉटर क्या है भाई? स्टर्न डॉटर कहलाती है ड्यूटी, ओड टू ड्यूटी रिटन बाई वर्ड्सवर्थ। ड्यूटी इज नॉन स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस। क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज? माइकल्स के कॉटेज का क्या नाम है? क्या नाम था भाई माइकल के कॉटेज का? इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, द मून, ब्राइट स्टार। ये था भाई इवनिंग स्टार, शाम का तारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड इज ए, वर्ड्सवर्थ ने जो प्रेल्यूड लिखा है वो क्या है उसका? तो देखते हैं, चलो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, फिलोसफिकल पोएम है, बैलेड है, एलिजी है। देखो भाई ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, और जानते हैं वह प्रेल्यूड का दूसरा नाम क्या है? ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड। उसने अपने बारे में सारी पोएम लिखी है, तो ऑटोबायोग्राफिकल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। वर्ड्सवर्थ रोट ए सोनेट लंदन 1802 ऑन। वर्ड्सवर्थ ने लंदन 1802 जो लिखी है वो किसके लिए लिखी है? ये लंदन 1802 के अलावा मिल्टन 1802 भी इसका नाम है। चलिए और ये डायरेक्ट फिर किसके लिए हो गई? आपको पता चल गया, मिल्टन के लिए। ऑप्शन दे रखे हैं शेक्सपियर, मिल्टन, बेन जॉनसन, क्रॉमवेल, लेकिन ये मिल्टन के लिए इसने लिखी है वर्ड्सवर्थ ने। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वर्ड्सवर्थ मिल्टन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। सैली रोट एडोनेस अ थ्रेनोडी
pastoral elegy on the death of. शैली और कीट्स बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और कीट्स की डेथ के बाद शैली ने लिखा था एडोनेस, जो कि जॉन कीट्स के लिए समर्पित था। जॉन कीट्स आप सभी जानते हैं इस बात को। क्वेश्चन नंबर 40, शैलीज एडोनेस इज ए। शैली का एडोनेस है, अभी बात हुई है, क्या है भाई? अ पास्टोरल एलेजी है, एक एलिजी है। एलिजी क्या होता है? किसी भी व्यक्ति की डेथ पर मौन करते हुए जो एक पोएम या सॉन्ग लिखा जाता है, दैट इज नॉन एलिजी। क्वेश्चन नंबर 41, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम लाइफ, फ्रॉम मतलब कौन सी क्या कहाँ से ली गई हैं? और लाइन में पढ़ रहा हूँ, लाइफ लाइक ए डॉम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास स्टेंस द वाइट रेडियंस ऑफ इटर्निटी until death tramples it on to fragment time। तो ये कौन से उसमें से ली गई हैं भाई? एडोनिस से ली गई हैं, एपिप्सिडियन से ली गई हैं, द क्लाउड से ली गई हैं, टू द स्काईलार्क से ली गई हैं। तो ये किस चीज़ से ली गई हैं भाई? एडोनेस से ये लाइन ली गई हैं जो कि शैली ने जॉन कीट्स के लिए लिखी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, हु कंपोज्ड दीज फेमस लाइन्स? कौन से हैं भाई? अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। बहुत पॉपुलर लाइन्स है ये, और ये लिखी है आपके पीबी शैली ने। चलिए, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, शैली ये सब दे रखा है, लेकिन पीबी शैली ने ये लाइन लिखी है। क्वेश्चन नंबर 43, हु इज नॉन द हेलेनिक स्पिरिट इन हिज पोएट्री? हेलेनिक पोइट या हेलेनिक स्पिरिट वाला पोइट कौन जाना जाता है? चलिए ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको, कीट्स, शैली, कॉलेज लास्ट में भी दे दिया है। चलिए, कीट्स, शैली, कॉलेज में से आप बता दीजिए। तो ये आता है भाई कीट्स, ए ऑप्शन जाएगा। चलिए 44, व्हाट इज हेलेनिज्म दैट वी फाइंड इन कीट्स पोएट्री? हेलेनिज्म क्या है जो कीट की पोएट्री में पाया जाता है? चलिए समझ लेते हैं हेलेनिज्म में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखते हैं। आंसर पढ़ूं या डायरेक्ट मैं बात कर लेता हूँ? चलो आंसर आप अपने आप से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी है, मैं बता देता हूँ। पहला ही ऑप्शन जाता है इसका, कीट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीक आर्ट एंड कल्चर। जो ग्रीक आर्ट एंड कल्चर का डिस्क्रिप्शन कीट के कार्यों में मिलता है, उसी वजह से हेलेनिज्म उसके वर्कों को या उसकी स्टाइल को कहा जाता है। हेलेनिज्म या हेलेनिक का मतलब होता है ग्रीक से रिलेट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, द कैरेक्टर्स इन द एपिक इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट को समझिएगा कि नीचे कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, उनमें से कौन से कैरेक्टर को छोड़कर हैं बाकी कैरेक्टर द एपिक में। तो हमें वो बताना है जो द एपिक का कैरेक्टर नहीं है। पोइट, होस्ट, पार्सन, अ यूनिवर्सिटी डॉन। तो इसमें है अ यूनिवर्सिटी डॉन, ये इसके द एपिक के कैरेक्टर्स में शामिल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, Which romantic poet was still alive when Tennyson published his 1842 collection? रोमांटिक पोइट जिंदा नहीं था उस समय जब टेनिसन ने 1842 में अपने पब्लिश किया था। चलिए देख लेते हैं। देखो, विलियम वर्ड्सवर्थ मरा था, का लाइफ स्पान था 1770 एंड 1850, तो ये भी जिंदा था। और चलो देख लेते हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज। भैया सैमुअल टेलर कॉलरिज और चार्ल्स लैम्ब एक्सपायर हो गए थे 1834 में, तो ये जिंदा नहीं थे। जॉन कीट्स आप जानते हैं कि ये 1821 में ख़त्म हो गए थे। और पर्सी बिसी शैली, ये तो भैया एक साल जॉन कीट्स से एक साल बाद 1822 में ख़त्म हो गए थे। तो केवल वर्ड्सवर्थ ही अलाइव थे 1842 तक, क्योंकि इनकी डेथ हुई थी 1850 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ब्राउनिंग्स फादर नेम वॉज। भाई रॉबर्ट ब्राउनिंग के पिता का क्या नाम था? रॉबर्ट सौदे, जॉन कीट्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्रेजेस। तो आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बड़ा इजी भी है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के पापा का नाम भी रॉबर्ट ब्राउनिंग था। ये सीनियर रॉबर्ट ब्राउनिंग और ये जूनियर रॉबर्ट ब्राउनिंग। चलिए ठीक है। 48, रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज द डॉट ऑफ हिज पेरेंट्स। रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या थे? ओनली सन, सेकेंड सन, थर्ड सन, नन ऑफ दीज। तो ओनली सन ऑप्शन जाएगा कि रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने पेरेंट्स के केवल एकमात्र इकलौते बेटे थे। क्वेश्चन नंबर 49, आर.एल. स्टीवेंसन रोट। क्या लिखा है अभी? आर.एल. स्टीवेंसन ने क्या लिखा है? पुअर मैट, ही इज गॉन टू हेवन, नो डाउट
बट ही वुड नॉट लाइक गॉड। हु इज़ द रेफरिंग टू? अच्छा, R.L. स्टीवेंसन ने लिखा है कि भाई बेचारा मेरा साथी, वह स्वर्ग को चला गया है लेकिन निसंदेह वह ईश्वर को पसंद नहीं करेगा। ये बात R.L. स्टीवेंसन ने किसके बारे में कही है? चलो देख लेते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड, T.S. एलियट, W.B. यीस्ट। अच्छा, 2 ऑप्शन एक जैसे रिपीट हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन 3 तो आ रहे हैं और तीनों में से हम बता रहे हैं ऑप्शन ए मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में ऐसा कहा गया है, क्योंकि मैथ्यू आर्नोल्ड वॉज ए गुड क्रिटिक और वो हर चीज़ पे क्रिटिक कर दिया है उन्होंने। तो वो ये सोचते हैं कि ऊपर वाले के पास जाएगा ना, गॉड के पास, तो ये बंदा तो वहाँ पर भी ईश्वर की भी क्रिटिसिज्म कर डालेगा। चलिए, क्रिटिक कर डालेगा। क्वेश्चन नंबर 50, हु कॉल्ड 18th सेंचुरी एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन? 18वीं शताब्दी को प्रोज एंड रीजन की एज किसने कहा था? चलिए बताइए किसने कहा था 18वीं शताब्दी को? मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था, कीट्स ने कहा था, इमर्सन ने कहा था, रैनसम ने कहा था? भाई मैथ्यू आर्नोल्ड ने ही कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। जैसा कि मैंने शुरू में आपके लिए रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं जो प्रयास कर रहा हूँ वो ठीक है या व्यर्थ में ही जा रहे हैं। अगर ठीक है तो मैं लगातार आगे बढ़ाता रहूँगा, नहीं है तो मैं इसको रोक दूँगा। चलिए स्टूडेंट्स, सॉरी माय फ्रेंड्स, भाई स्टूडेंट्स एक टीचर हूँ तो मेरे मुंह से बार बार स्टूडेंट्स निकल जाता है। बाकी आप मेरे साथी हैं, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।